लेंथ ऑफ सम प्लांट फाइबर। कुछ प्लांट फाइबर का लेंथ देखेंगे तो जैसे कॉटन फाइबर की बात करें यदि, तो कॉटन फाइबर की लेंथ होगी लगभग 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा यदि मैं रेमी फाइबर की बात करूं तो इसकी लेंथ रहेगी अराउंड 55 सेंटीमीटर के आसपास। इसके अलावा यदि हम एक देखें, एक आता है जूट फाइबर। जूट फाइबर की जो लेंथ है वो होती है अराउंड 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर। और एक जैसे आता है हेम्प फाइबर। हेम्प फाइबर की जो लेंथ है वो होती है मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से लंबा होता है। तो ये कुछ फाइबर्स की लेंथ है जो आपको याद रखनी है। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक बातें समझी, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है वो देख लिया, लार्जेस्ट सेल कौन सी है वो देख लिया, लॉन्गेस्ट सेल समझ लिया। लॉन्गेस्ट सेल हमने प्लांट के अंदर देख लिया, लार्जेस्ट सेल प्लांट के अंदर देख लिया कि प्लांट के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। इसमें ये कुछ पॉइंट है जो हमें आने चाहिए। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हम लोग एक बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे यहाँ। तो अब हम बात करते हैं। सर पेज बैक करना। ओके, डन हो गया ये? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को समझते हैं जरा। तो यदि जो हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरिया सेल में बाहर की तरफ देखा जाता है सेल एनवेलप। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ये आपको आउटर ब्लैक लेयर दिखाई दे रही है, दिस इज सेल वॉल। ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल। और सेल वॉल किस केमिकल का बना है? ये बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन का, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का। और इसके अंदर जो सेकेंड लेयर है, ये जो ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है,
दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बनी है प्रोटीन और लिपिड की, मेनली ये प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई है। This blue color layer is plasma मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ब्लैक कलर वाली जो लेयर है ये हो गई आपकी सेल वॉल, जो कि थिक होगी और यही टफनेस प्रोवाइड कराएगी बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया की जो अलग अलग शेप होती है, जैसे स्पेरिकल हो गया, रॉड शेप हो गया, ये सारी शेप बैक्टीरिया की उसके सेल वॉल की वजह से होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर इस तरीके से एक और लेयर देखी जाती है, और ये जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर देखी जा रही है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो लेयर बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर देखी जा रही है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ये है ग्लाइकोकैलिक्स, या इसको हम बोलते हैं सेल कोट। और इन तीनों को मिला के ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के बोला जाता है सेल एनवेलप। ठीक है, ये बन गया सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप बैक्टीरिया का यदि देखोगे तो वो किससे बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स से, सेल वॉल से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और फोल्ड होकर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेगा। फोल्ड होकर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। और ये जो फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बैक्टीरिया में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पिल्लाई और फिम्ब्रे। ये होते हैं पिल्लाई एंड फिम्ब्रे। ठीक है, इनका काम होता है अटैचमेंट, और पिल्लाई का काम है कॉन्जुगेशन, फिम्ब्री का काम है अटैचमेंट। फिम्ब्री होता है किसके लिए, और अटैचमेंट के लिए। बैक्टीरिया किसी भी स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा फिम्ब्री की हेल्प से। और जो पिल्ली है ये होती है फॉर रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन। हाँ जी, कॉन्जुगेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम कॉन्जुगेशन करने में, बैक्टीरिया का कॉन्जुगेट बनाने में पिल्ली हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया के अंदर ये देखा जाता है बेसल बॉडी, इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग बेसल
बॉडी, या इस बेसल बॉडी का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बेसल बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लोफेरोप्लास्ट। बेसल बॉडी को हम ब्लोफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, और इस ब्लोफेरोप्लास्ट से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जो बैक्टीरिया के लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिला। और इससे डेवलप करते हैं ये फ्लैजेला भी इससे डेवलप करेगा, और प्लस सीलिया भी इससे डेवलप करेगा। तो इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास स्पेस होगा तो आप लोग थोड़ा सा आगे एरो करके लिख देंगे, दिस इज फ्लैजेला एंड सीलिया, ठीक है। फ्लैजेला डेवलप करेगा और सीलिया भी, ऐसे करते हैं, फ्लैजेला या सीलिया, ये दोनों किसे डेवलप करते हैं, बेसल बॉडी से डेवलप करते हैं। और बेसल बॉडी का एक और नाम है, इट इज कॉल्ड ब्लेफेरोप्लास्ट। इसके अलावा ये तो हो गई आउटसाइड फोल्डिंग, कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होगा तो क्या बनाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा, इनवेजिनेशन शो करेगा, तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे। ये अंदर की तरफ फोल्ड हुआ, और इनफोल्ड होकर ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, मीजोजोम। दिस इज कॉल्ड मीजोजोम। ये कहलाएगा मीजोजोम, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पावर हाउस की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या रहेगा, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो ये सर्कुलर डीएनए देखा जाएगा, सर्कुलर तो खैर दोनों ही होंगे, लेकिन ये क्रोमोसोमल नहीं है, ये नॉन क्रोमोसोमल या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये रहेगा प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अलावा एक इसके अंदर देखा जाएगा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर से ये वाला क्रोमोसोमल डीएनए निकाल लिया जाए तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये है इसका क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या फिर जीनोपोर भी बोलते हैं। इसके और नाम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या रहेगा बैक्टीरिया के अंदर, इसके अलावा इसमें ये देखे जा सकते हैं, दीज आर कॉल्ड आरएनए, आरएनए हो सकता है इसमें। और आरएनए के अलावा ये रहेगा बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम। और प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो होता है 70S टाइप, राइबोसोम हो गया। इसके अलावा इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, तो ये हो गया प्रोटीन, प्रोटीन हो गया। और कुछ बॉडी देखी जाएंगी जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल को या फूड को स्टोर करेगी, ये कहलाती हैं इनकल्जन बॉडी या सेल इनकल्जन। तो ये हो गए सेल इनकल्जन। और इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहेगा, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इस सेल में जो हमारे पास हमें ये दिखाई दे रहा है, एक तो आपको सेल वॉल दिखाई दे रही है, एक आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलेंगे पेरी मेम्ब्रेनस या फिर पेरी प्लाज्मिक स्पेस।
पेरी मेम्ब्रेनस, या इसको बोलते हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस, और ये होता है फूड के डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर के बारे में। आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और इसमें यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। अब जितनी बातें हमने इस स्ट्रक्चर में समझी हैं, जी ईशु यादव बोलिए। सर डन कर लिया। शाबाश, समझ में आ गया। चलिए, नोट कर लिया आप सभी ने, ये आप सबको क्लियर भी हो गया ये। अब हम वन बाय वन इनके टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेल एनवेलप के बारे में, और फिर एक एक करके प्रोकैरियोटिक सेल के सारे ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, जो ये सेल एनवेलप है इसका काम होता है प्रोटेक्शन। और ये किन चीजों से मिलके बना है ये हम डायग्राम में समझ चुके हैं। ये बना हुआ है तीन चीजों से मिलके, मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स प्लस सेल वॉल प्लस पीएम। पीएम स्टैंड फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीन चीजों से मिलके बना है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में समझते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग सेल कोट भी कहते हैं। जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली लेयर है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, ये सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। दूसरी बात, जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरियल सेल में स्टिकीनेस, चिपचिपापन प्रोवाइड कराती है। तो प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये किसकी बनी हुई है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो हाँ, मेड अप ऑफ, ये बनी है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की, मींस म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। तो ये किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड। ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर प्रोटीन हो भी सकता है और प्रोटीन नहीं भी हो सकता। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोटीन में और में नॉट बी प्रेजेंट। प्रोटीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ना ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का हो सकता है। टाइप से देखो ये दो तरह का हो सकता है। एक है आपके पास स्लाइम लेयर, और दूसरा हो सकता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर हो सकता है या कैप्सूल हो सकता है। देखो स्लाइम लेयर क्या रहेगा या कब बनेगा ये? स्लाइम लेयर जो है ना ये लूज शीट का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ लूज शीट। और लूज शीट कब बनेगा? ये होता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर। हाँ जी, इन
फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर है, प्रॉपर हैबिटेट कंडीशन, सारी चीजें प्रॉपर है बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए, उस टाइम पर तो ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर की फॉर्म में देखा जाएगा। और कैप्सूल क्या होगा? कैप्सूल जो होता है ये टफ कवर बनता है बैक्टीरिया के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ ए टफ कवर। ये टफ कवर की फॉर्म में देखा जाता है। और टफ कवर कब बनता है? ये बनता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। एक बात इसके बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी है कि यदि हमने बैक्टीरिया के ऊपर से ग्लाइकोकैलिक्स को हटा दिया तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये पॉइंट हम स्टार मार्क करके लिख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने करवाया था बैक्टीरिया? इट इज नॉट, ये पूरा करवा दिया था। यस सर, इट इज नॉट, ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए ऐसा नहीं है कि जरूरी है बहुत ज्यादा। अब हम आगे बात करते हैं तो समझेंगे फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के कुछ सेकेंडरी फंक्शन है और वो क्या है। जैसे पहला तो हो गया कि भाई ये प्रोटेक्शन करेगा इस तरीके से फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। इसके अलावा इसके क्या फंक्शन हो सकते हैं तो वो समझ लेते हैं हम, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो अब यहाँ बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो यदि जो ग्लाइकोकैलिक्स के सेकेंडरी फंक्शंस को देखेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, प्रिवेंशन ऑफ डेसिकेशन। ये बैक्टीरिया के वो डेसिकेशन से बचाता है, मतलब कटने फटने से बचाएगा बैक्टीरिया की सेल को। इसके अलावा प्रिवेंशन फ्रॉम फैगोसाइट्स, प्रिवेंशन फ्रॉम फैगोसाइट्स, फैगोसाइट से बचाएगा बैक्टीरिया को। फैगोसाइट वो होते हैं जो इसको एंगल्फ कर जाएंगे, उनसे बचाएगा। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा टॉक्सिक केमिकल से, प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल, टॉक्सिक केमिकल से बचाएगा। और क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को वायरस और पैथोजन के एक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम वायरस एंड अदर पैथोजन। इसके अलावा क्या करेगा, ये बैक्टीरिया के अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा, हेल्प फॉर अटैचमेंट। और ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया। और क्या कर सकता है ये, इसके अलावा ये जो है ये बैक्टीरिया को ड्रग्स और रेडिएशन के एक्शन से बचाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स एंड रेडिएशन। अच्छा, ड्रग्स क्या हो सकते हैं जिनसे बचाएगा? ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, एंटीबायोटिक। ठीक है, ड्रग्स का मतलब वो नहीं है यहाँ पे अफीम चरस गांजा, वो नहीं है। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन, तो मेडिसिन से भी बचा के रखेगा ये बैक्टीरिया को। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है सेल वॉल।
सेल एनवलप का जो सेकंड पार्ट है वो है सेल वॉल। तो अब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल एनवलप में फर्स्ट हो गया ग्लाइकोकैलिक्स और सेकंड कंपोनेंट आता है सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ये बना हुआ है किसका, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब है इसमें है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और इसमें दो फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सा है, NAM है NAG है। और NAG है। स्ट्रक्चर इस देखे बना के तो कुछ इस तरह से रहेगा। अल्टरनेट पोजीशन पे। हाँ, ये आप लोग वहाँ देख सकते हो बैक्टीरिया के अंदर। यस सर करेक्ट। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या रहेगा, NAM NAG NAM NAG NAM, इस तरह से रहेगा। सामने भी ऐसे ही रहेगा, NAG NAM NAG NAM, इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट रहेंगे। NAG NAM NAG NAM NAG, और इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में ये प्रोटीन चेन प्रेजेंट रहेगी बिटवीन टू NAM के बीच में, ठीक है। यदि जो NAM की बात करें हम, हाँ बोलिए। NAG के बीच में नहीं रहेगी सर। नहीं नहीं, NAM की फुल फॉर्म क्या होगी, N-एसिटाइल म्यूरामिक N एसिड। एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और NAG की फुल फॉर्म होगी N N-एसिटाइल एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ग्लूकोज अमीन, ठीक है। तो ये होगा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। और यदि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड रहेंगे, इसके अंदर दो स्पेसिफिक अमीनो एसिड देखे जाएंगे। तो जो इसमें अमीनो एसिड होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक होगा डापा, DAPA, फुल फॉर्म है हाँ डाई अमीनो पायामिलिक एसिड, पायामिलिक एसिड। ये याद रखना, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन नीट में। और इसके अलावा एक है लाइसीन। तो ये दो मेन अमीनो एसिड हैं, DAPA और दूसरा है लाइसीन। और जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, इसको कौन डाइजेस्ट करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट बाय लाइसोजाइम सॉल्यूशन। यदि हम बैक्टीरिया को लाइसोजाइम के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। इसको म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया का सेल है, यदि उसमें से सेल वॉल को निकाल दिया जाए तो उस सेल को बोलते हैं लिस्टर फॉर्म या फिर एल फॉर्म। बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरिया के सेल में से यदि सेल वॉल को निकाल दें तो उसको क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड
लिस्टर फॉर्म, लिस्टर फॉर्म या शॉर्ट में बोलते हैं इसको एल फॉर्म, ठीक है। और एक प्लांट सेल में से यदि सेल वॉल निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। इसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। और एक बात हमने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि भाई सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस देखा जाता है, और ये जो स्पेस देखा जा रहा है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इट इज कॉल्ड पेरी मेम्ब्रेनस या फिर पेरी प्लाज्मिक स्पेस। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है डाइजेशन। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है सेल वॉल का, सेल वॉल के बाद जो सेल एनवेलप का थर्ड कंपोनेंट है वो है, थर्ड कंपोनेंट है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, सिमिलर टू यूकैरियोट। जैसा स्ट्रक्चर यूकैरियोट के सेल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल सेम होता है प्रोकैरियोट का भी। तो जब हम यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर ये हमारा अपने आप ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया और बैक्टीरिया के सेल एनवेलप को स्टडी कर लिया है। अब हम सेल एनवेलप से आगे बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास में आएगा इसका डीएनए। अब हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में। तो अब देखते हैं डीएनए। तो बैक्टीरिया के यदि डीएनए की बात करें तो बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में हमें दो तरह के डीएनए मिलते हैं। दे हैव टू टाइप्स ऑफ डीएनए। दो तरह के डीएनए देखने को मिलेंगे बैक्टीरियल सेल में, जिसमें पहला है न्यूक्लियोइड और दूसरा है प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। और जो दोनों डीएनए हैं दोनों के दोनों कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड के बने हुए हैं और दोनों ही सर्कुलर हैं। बोथ आर डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड हैं और दोनों ही क्या हैं, सर्कुलर हैं। और दोनों के दोनों जो सर हैं एक बार ये पीछे वाला किसी, पेज, पीछे वाला पेज तो अब दिक्कत होगी निकालने में। सर रहने दो। कुछ रह गया है क्या, नोट नहीं कर पाए, बताओ मुझे ये सर कौन कुछ सा पॉइंट रह गया है, बोलो। बैक्टीरियल सेल कैन डाइजेस्ट द, सर उसके बाद नहीं लिखा। हाँ बैक्टीरियल सेल लिखो, बैक्टीरियल सेल कैन डाइजेस्ट बाय, बैक्टीरियल सेल कैन डाइजेस्ट बाय लाइसोजाइम सॉल्यूशन, लाइसोजाइम सॉल्यूशन। सर उस लाइन के बाद फिर सीधा यहीं पे आ जाते हैं डीएनए के। नहीं, उस लाइन के बाद हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल जिसमें से हम सेल वॉल को निकाल दें उसको बोलते हैं लिस्टर फॉर्म या एल फॉर्म, ठीक है। तो एक काम करिएगा, अब आप वीडियो लेक्चर में जाइएगा, मैं इसका अभी आधे घंटे में वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वहां जाके इस पॉइंट को कवर कर लेना। बस एक ही पॉइंट छूटा है आपका, ठीक है। तो उस एक पॉइंट के लिए थोड़े से 2 लाइनें छोड़ दो, बस 2 लाइनों का एक पॉइंट है वो आप कवर कर लेंगे। अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर 2 डीएनए हमने आपको बताए, एक बताया न्यूक्लियोइड, दूसरा बताया प्लाज्मिड। दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंडेड हैं, सर्कुलर हैं। इसके अलावा दोनों ही जो डीएनए हैं ये कैसे होते हैं, इन दोनों के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो बोथ ऑफ these DNA do not covered by
एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों के दोनों किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, हेंस दे आर फाउंड डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स कौन होता है, तैरना, इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब कई बार क्या होता है, जो न्यूक्लियोइड है वो अटैच हो जाएगा आपके प्लाज्मिड के साथ में, जैसे ये हो गया प्लाज्मिड, तो इस प्लाज्मिड के साथ न्यूक्लियोइड अटैच हो जाएगा। ये हो गया न्यूक्लियोइड, ये हो गया प्लाज्मिड, और जब न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाए तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एपिसोम। दिस इज कॉल्ड एपिसोम। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एपिसोम समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लियोइड के बारे में। क्रोमोसोमल या फिर न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लियोइड। तो यदि जो क्रोमोसोमल डीएनए या न्यूक्लियोइड की बात करें तो ये बैक्टीरियल सेल के रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। तो इट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी बात, ये जो है यदि इसको बैक्टीरिया की सेल से बाहर निकाल लिया जाए तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम नहीं बनाता। तो इट इज नॉट एग्रीगेटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से एग्रीगेट नहीं होगा, हेंस तो क्या होगा, क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म, क्रोमोसोम आर नॉट फॉर्म, तो क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। और क्योंकि क्रोमोसोम नहीं बनेंगे तो इस वजह से, ड्यू टू दिस, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड नेकेड डीएनए, इसलिए इसको नेकेड डीएनए भी कहते हैं। इसके कुछ और नाम है, इनको और क्या बोल सकते हैं, तो जो क्रोमोसोमल डीएनए है ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, एक तो हो गया न्यूक्लियोइड बोला जा सकता है, इसके अलावा जीनोमिक डीएनए कह सकते हैं हम इसको, इसके अलावा हम इसे जीनोफोर कह सकते हैं, जीनोफोर, और इसे हम कह सकते हैं, क्रोमोसोमल तो लिख लिया है आपने, इसको आप कह सकते हो प्रो क्रोमोसोम, प्रो क्रोमोसोम बोल सकते हो, और इसको आप बोल सकते हो इंसिपिएंट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसको कह सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कर ली क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में। अब क्रोमोसोमल डीएनए के बाद हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मिड, ताकि हमारा जो डीएनए है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में।
सेकंड वन है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हमें डिटेल में 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ना है। प्लाज्मिड की एक डेफिनेशन है जो अपने आप में अपनी सारी प्रॉपर्टी को शो करती है, और वो ये है कि प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग ट्रांसफरेबल वेक्टर डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा है, 2 स्ट्रैंड से बना हुआ है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ट्रांसफरेबल है, वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और कैसा है, और सर्कुलर है। सर्कुलर है डीएनए की फॉर्म में। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये कहाँ यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे हमको आर्टिफिशियली क्या बना रहे हैं, हमको इंसुलिन बनाना है आर्टिफिशियली, तो हम इसका यूज करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के और भी टाइप हो सकते हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड, आर आई प्लाज्मिड, पोल प्लाज्मिड, टी आई प्लाज्मिड, वो सारे हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो ये हमने कवर कर दिया डीएनए, तो यहाँ तक आप लोग करके रखिए अच्छे से। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। बाकी और हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को पूरा खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक करके रखिएगा, और जो डाउट रहे वो डाउट आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।